यूपीएससी ये एग्ज़ाम है जिसमें आप खुद से सेल्फ स्टडी करके आप अच्छे से आराम से निकाल सकते हो। मैं प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी अलग अलग समझती थी, तो वो अलग अलग नहीं होती क्योंकि वो प्रीलिम्स मेंस की तैयारी का पार्ट होता है, तो इट्स अ सबसेट। पहले टाइम में मैंने काफ़ी सारी गलतियां करी हूँ जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। और अगर आपने यूपीएससी करने की ठान ली है तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए बिल्कुल। लोग कोई कुछ भी कहे, आपको कैसा भी जा रहा है, कभी आप सैड होंगे, कभी आप बहुत हाई पे होंगे। एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ नेहा मैडम है और मैडम ने अभी यूपीएससी 2022 में 260 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है। तो आज मैम की हम जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से मैडम ने तैयारी करी, कौन सा टाइम था, कहाँ से कोचिंग ली, क्या स्ट्रेटजी थी। और बुक लिस्ट का आपका लगातार कमेंट्स आता है, तो बुक लिस्ट डिटेल में हम जानेंगे क्या क्या रिसोर्सेज मैडम ने फॉलो करी। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोग की जो भी क्वेरीज होते हैं मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैडम, सबसे पहले तो आपके इस अचीवमेंट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ओके, और मैडम सबसे पहले आप अपनी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा और कब आपने तैयारी स्टार्ट करी। जी, मेरा नाम नेहा ब्याडवाल है और इस बार के यूपीएससी सीएससी 2021 में मेरी रैंक 260 आई है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ और मेरी मेजर स्कूलिंग राजस्थान में ही हुई है और स्पेशली जयपुर में हुई है। उसके बाद मैंने कॉलेज किया है आईआईटी कानपुर से, वहाँ पे मैंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की है। फिर मैं 2019 में ग्रेजुएट हुई और फिर 2019 में मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो 2019 में मैं दिल्ली आई, मैंने 1 साल कोचिंग करी। फिर उसके बाद में जैसे कोरोना आ गया तो मैं फिर घर आ गई थी। तो फिर उसके बाद में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उस ईयर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करी और फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया और इस सेकंड अटैम्प्ट में मेरा रैंक 260 आई है। ओके, और मैडम मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग कहते भी है कि आईआईटीएन जो होते हैं वो कंपटीशन बढ़ा देते हैं यूपीएससी में। तो इसके बारे में बताइए, आप जब आईआईटी आपने किया तो वहाँ पे आप और अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, आप अलग फील्ड में भी जा सकते थे, आप और अच्छा कर सकते थे, तो फिर आपने यूपीएससी का कैसे प्लान बनाया? यूपीएससी का मेरा बहुत पहले से ही प्लान था। जब मैंने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करी थी तो उस टाइम मैंने जान करके अपनी ब्रांच इकोनॉमिक्स रखी, जिससे कि बाद में जाके मुझे हेल्प करे। तो मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज दूंगी और उसीलिए मैंने मास्टर्स भी करा था। बट फिर डाउन द लाइन फिर मेरा प्लान ऐसा हुआ कि नहीं, मेरे को यूपीएससी ही देना है क्योंकि इट गिव्स यू अ वेरियस अपॉर्चुनिटीज़। तो फिर मैंने अपना यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी। तो आईआईटी में जाने के बाद मेरा माइंड ओपन हुआ, आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल और उस टाइम पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पर मेरा फाइनल गोल यूपीएससी ही था। तो आईआईटी में जाने में ऐसा नहीं कि मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी और मैंने उसको यूज़ भी किया। बट फिर मेरा फाइनल एम यूपीएससी था, तो मैंने फिर उसी रास्ते पे चलती गई। और मैडम, जब यूपीएससी का दिमाग में आता है तो बहुत सारे डाउट भी आते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कोचिंग कौन सा लेना है, कोचिंग लेना भी है फिर नहीं लेना, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो वो शुरुआती इनिशियल स्टेज में आपने किस तरीके से कहाँ से आपको गाइडेंस मिला और कोचिंग का कैसे डिसीजन लिया कि कोचिंग करना है या फिर नहीं करना? जी, तो जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी तब मैं आई थी, तो उस टाइम पे मैंने अपनी सीनियर्स वगैरह से कंसल्ट किया था। जब मैं कॉलेज में थी वहाँ पे काफ़ी लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वाजीराम आप ज्वाइन कर लो। तो फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि सारी कोचिंग में अल्टीमेटली वो एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, बस एक बेसिक गाइडेंस चाहिए होता है कोचिंग के थ्रू। तो फिर मैंने उसी साल वाजीराम ज्वाइन कर लिया और मैंने 1 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स लिया था और फिर मैंने ऑप्शनल कोचिंग भी वाजीराम से ही ली थी इकोनॉमिक्स की। और अगर कोचिंग की बात करें तो मतलब कोचिंग नेसेसरी है अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है स्टार्टिंग में। और जहाँ तक ये बात आती है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो मेरा ये मानना है कि सारी कोचिंग ही इक्वली गुड है, क्योंकि मतलब आपको जो भी बेसिक मटेरियल है सब लोग सेम ही चीज़ें पढ़ाते हैं। तो आप कोचिंग ऐसे नहीं कि किसी एक ही इंस्टीट्यूट के पीछे भाग रहे हो, आप कहीं से भी कोचिंग ले लीजिए जहाँ से आपको समझ आता है। ओके, और मैडम कोचिंग ने आपके जर्नी में कितना हेल्प किया? क्या लगता है कोचिंग इतना हेल्पफुल रहता है जितना उनके फीस होते हैं 2.5 लाख 3 लाख? कोचिंग मेरे लिए कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी हेल्पफुल रहा क्योंकि मेरा सिर्फ बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में था। उससे पहले मैंने जेई के थ्रू किया था, तो उससे पहले मेरा साइंस मैथ्स बैकग्राउंड था। तो मेरे पास जो सोशल स्टडीज़ के जो नॉलेज है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो मैंने उनको 9th-10th के बाद में कभी पढ़ा नहीं था। तो मेरा बैकग्राउंड नहीं था कुछ भी, तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहा। पर जैसे जो बच्चे ऑलरेडी इसी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे बहुत सारे डीयू के बच्चे हैं जिनके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको कम डिफ़िकल्टी आती है। तो
मतलब उन बच्चों के लिए आई वुड सजेस्ट कि वो किसी सब्जेक्ट की ही कोचिंग ले ले इंस्टेड ऑफ कि सारी कोचिंग लेने के बजाय। तो और अगर कोई एस्पिरेंट बिना कोचिंग के करना चाहता है तो आपको क्या लगता है कि अभी जैसे यूट्यूब है, टेलीग्राम है, बहुत रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन अवेलेबल है, क्या इतना सफिशिएंट है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? जी तो यूपीएससी ये एग्ज़ाम है जिसमें आप खुद से सेल्फ स्टडी करके आप अच्छे से आराम से निकाल सकते हो। तो आपके पास सारे जैसे आपने बताया टेलीग्राम है, यूट्यूब है, फिर ऐसे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी चलते हैं ऑनलाइन। तो और वो भी इक्वली गुड ही है। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप और जैसे आप रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल, बहुत सारे लोग के ब्लॉग्स बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो वहाँ से आपको रिसोर्स लिस्ट मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर आप अपना सिलेबस देखते रहिए और पास्ट ईयर के पेपर्स देखते रहिए, और जो भी आपको जो नहीं समझ में आता है वो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। तो ऐसे भी आप बहुत आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी। और मैडम फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और जबकि आप कोचिंग ले रहे थे और सारी चीज़ आपकी पहले से स्ट्रॉन्ग थी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपकी गलतियाँ रही, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और इस बार आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया? जी, तो पहले अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी हूँ जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। तो पहली गलती तो ये थी कि मैंने सबसे पहले सिलेबस नहीं पढ़ा अपना। तो मैंने डायरेक्टली अपनी बेसिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने सिलेबस वगैरह देखा नहीं अच्छे से, और ना ही मैंने उसको सर्च किया जैसे टर्म्स वगैरह सर्च करते हैं लोग। पहली गलती तो ये करी। सेकंड ये करी कि मैंने अपना रिवीजन बार बार नहीं किया, मतलब एक बार पढ़ लिया, मुझे लगा कि मुझे याद हो गया है, फिर मैंने उसको काफ़ी टाइम तक सब्जेक्ट को उठाया नहीं। दूसरी गलती तो ये थी। तीसरी ये थी कि मैं जब टेस्ट सीरीज़ देती थी तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप टेस्ट दो और फिर उसको रिवाइज़ भी करो आफ्टर सम टाइम, तो आपको अपनी गलती पता चलती रहती है। बट मैंने वो नहीं किया, मैं टेस्ट देती थी और फिर मैं उसको बस छोड़ देती थी। और चौथी गलती जो सबसे मेजर गलती थी वो ये थी कि जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं अपने, मैंने उनको डिलीजेंटली नहीं किया था। मतलब मैंने कुछ सालों के करा फिर छोड़ दिया, तो वो सबसे मेजर गलती थी। और यही सारी जब मैंने सुधार किए तो मेरा इस बार ही आप हो गया है। तो इस बार की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या रूटीन रहता था, किस तरीके से आपकी पढ़ाई होती थी? जी, तो जब मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मुझे अपनी गलतियाँ पहले से ही पता थी, प्रीलिम्स देने से पहले ही पता थी। तो मैंने फिर सबसे पहले उन्हीं गलतियों पे काम किया। और एक और गलती जो मैं बताना भूल गई वो ये थी कि मैं प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी अलग अलग समझती थी। तो वो अलग अलग नहीं होती, क्योंकि वो प्रीलिम्स मेंस की तैयारी का पार्ट होता है, तो इट्स अ सबसेट। तो अगर आप मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स ऑलरेडी कवर हो रहा है। तो मैंने जब सेकंड बार मेरे को देना था तो मैंने पहले इस ठान लिया था कि इस बार मेरे को इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। पहले मुझे समझ नहीं आता था इंटीग्रेटेड पढ़ाई होती क्या है। तो इंटीग्रेटेड पढ़ाई ऐसी होती है कि आप मेंस पे ज़्यादा फोकस रखें स्टार्टिंग में, और जैसे जो की टर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई डेट हो गई, कोई फैक्ट हो गया, वो आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अपने दिमाग में बनाते चलिए। तो ऐसे आपका दिमाग भी खुलेगा जब आप मेंस की तैयारी करोगे। और आपको मतलब जैसे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे प्रीलिम्स के, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने अपनी जैसे प्रीलिम्स ख़त्म हुआ मेरा, उसके बाद में मैंने फिर सबसे पहले अपना ऑप्शनल उठाया। तो मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है और काफ़ी लंबा ऑप्शनल है मेरा। तो मैंने सबसे पहले कोशिश करी कि पहले मैं अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लूँ, जो भी मेरे को नोट्स बनाने या जो भी बेसिक्स पढ़नी है। फिर उसके बाद में अलॉन्ग विथ इट मैं जो भी जीएस की जो बेसिक बुक्स होती है, जैसे कि लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर ली, बेसिक बुक बस रिवाइज़ कर ली मैंने। और जैसे जो भी अगर आपको नोट्स बनाने हैं या कुछ भी बनाना है वो आप साथ साथ में चलता था मेरा। और फिर जैसे मेरा जब बेसिक रिवीजन हो गया था तो मैंने फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी। मैडम बताने में ऐसे बहुत इजी होता है, जब कोई इंटरव्यू ऐसे चल रहा है तो आप बताने में इजी होता है जर्नी को डिस्कस करने में, लेकिन आपकी इस जर्नी में स्ट्रगल्स भी रहे होंगे। अगर आप उन स्ट्रगल्स के बारे में थोड़ा बताना चाहो, क्या क्या आपने परेशानियाँ इस जर्नी में देखी? जी तो हाँ, जैसे आपने बिल्कुल बोला कि अब मैं बता पा रही हूँ और आपको ये आसान भी लग रहा होगा कि ठीक है ये किया और मेरा हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये अभी मेरे बोलने में आसानी लग रही है, बट इस पूरी जर्नी में, जैसे मेरी 3 साल की जर्नी थी, तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारे तुम चीज़ें देखते हो। तुम्हारे मेरे जो सारे दोस्त हैं वो सब ये मैं आपको पर्सनल लेवल बता रही हूँ कि बहुत सारे दोस्त हैं जो आगे निकल गए, या सबकी एक एक अलग अलग लाइफस्टाइल होती है, वो भी तुम्हें बहुत इम्पैक्ट करती है। सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है, और फिर तुम्हारे हर एक डेली, जैसे आपने कोई शेड्यूल नहीं बनाया और फिर उसको आप फॉलो नहीं कर पाए, तो वो आपको एक अलग से आपको डिमोटिवेट करता है कि मैं पीछे छूट रही हूँ। तो वो भी एक चैलेंज था। फिर ये चैलेंज था टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था मेरे से ढंग से, वो भी एक चैलेंज था। मेरे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो रहे थे, वो चैलेंज था। फिर जो पूरी सारी चीज़ों का जो बेसिक है वो है कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, क्योंकि यूपीएससी रिक्वायर्स पेशेंस, है ना, और परसिवेरेंस, कि आप कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहो, डेडिकेटेड रहो, मोटिवेटेड रहो। तो ये चीज़ें बोलने में आसान लगती है, बट जब आप खुद कर रहे हो ये चीज़ें तो एक टाइम के बाद में आप नीचे जाने लगते हो।
तो उसमें आपको फिर जैसे मेरे साथ भी यही था कि इमोशनल स्टेबिलिटी, कभी मैं बहुत सैड हो जाती थी, कभी बहुत एक्सट्रीम हैप्पी, तो ये सब मेरा चलता रहता था। और यही मतलब मेजर चैलेंज यही होता है कि अपने आप को तुम काम रखो और पेशेंट रखो, और बस यही। ओके, और जैसा कि आपने बताया तो इसमें गैप हो जाता था, 2-3 दिन का गैप हो गया, फिर उसको कंटिन्यू कैसे करते थे? वो मोटिवेशन कहाँ से आता था? किस तरीके से आप कंटिन्यू करते थे? जी। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे भी कभी-कभार ऐसा होता था कि जैसे आज मेरी पढ़ाई छूट गई, तो उसके उसके दुःख में मेरी सेकंड डे खराब हो जाता था। और ऐसे ही फिर कभी-कभार ऐसा होता था 3-4 दिन मेरे बस खराब हो जाते थे, मैं पढ़ नहीं पाती थी कुछ भी। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आता था, तब मुझे लगता था कि मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ यूपीएससी का, मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ में। तो फिर उससे उठने का एक मेरा यही तरीका होता था कि फिर मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी। उसके बाद में मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि जो गया, वो आएगा नहीं टाइम आपके पास में, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मैं उस पे दुःख मनाने से क्या फ़ायदा, आगे भी मैं अपना टाइम ख़राब करूँगी। तो मेरे दिमाग में फिर वही चलता था। फिर मैं मेरे पेरेंट्स सपोर्ट देते थे कि कोई बात नहीं, आपको एक दिन गया तो उसका मेकअप कर ले, आज डबल के बराबर पढ़ाई कर ले। तो फिर मतलब मैं फिर वही कोशिश करती कि जैसे मैं 3-4 दिन में क्या कवर कर सकती थी, उसी को मैं फिर नेक्स्ट कुछ दिन में मैं बहुत रिगरेसली पढ़ लेती थी। तो फिर दिमाग में ऐसे शांति हो जाती थी कि चलो ठीक है, मैंने अपना पढ़ तो लिया ही है, कोई बात नहीं, 3-4 दिन ऐसे ख़राब होते रहते हैं। और वैसे भी जब आप पढ़ रहे हो तो आप बीच में आपको गैप चाहिए होता है पढ़ाई से, और जैसे आप लोग वीकेंड्स ऑफ लेते हैं, तो आप ये मान लीजिए कोई बात नहीं, मेरे ये दिन गैप हो गए तो वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, चलता रहता है ये तो ऐसे। ओके, मैडम आपकी लास्ट में बुक लिस्ट जानना चाहूँगा, बुक लिस्ट क्या रही है, आपने क्या क्या रिसोर्स फॉलो किए? जी। तो बुक लिस्ट मेरी बहुत सिंपल सी थी। जैसे कि पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ी थी। फिर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। और उसके अलावा वाजीराम की येलो बुक्स आती हैं, वो मैंने पढ़ी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने पढ़ी थी नितिन सिंघानिया, और जो एनसीईआरटी है 11th की आर्ट एंड कल्चर की, वो पढ़ी थी। फिर उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए मैंने एक बुक आती है, मैं एम फॉरगेटिंग द नेम, बट एक बुक आती है एनवायरनमेंट की बाय शंकर आईएएस, यस, तो शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी मैंने। और फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, और एनवायरनमेंट भी, और भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर करंट अफेयर्स से पढ़ी थी। करंट अफेयर्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद में टेस्ट अटैम्प्ट किए उसके, और टेस्ट में भी आपको ऐसा होता था बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता था फिर मेरा टेस्ट सीरीज से कवर होता था। तो मेरी ये बुक लिस्ट थी। मैडम लास्ट में आपके जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत उम्मीद होती है टॉपर से कि कुछ वो ऐसा बता देंगे हमारी जर्नी में, हमारी तैयारी में हेल्प करेगा, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे? जी। हाँ, तो ये बात है कि टॉपर्स के वीडियोस देख के लोग सोचते हैं कि हमें कुछ अलग ही मिल जाएगा, कुछ नई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, बट सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अलग अलग होती है। और अगर आपने यूपीएससी करने की ठान ली है तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए बिल्कुल। लोग कोई कुछ भी कहे, आपको कैसा भी जा रहा है, कभी आप सैड होंगे, कभी आप बहुत हाई पे होंगे, बट आप बस अपनी जर्नी मेंटेन करिए। आपने अपना गोल कभी भी मिस नहीं करना है। और फिर जो डेली मोटिवेशन, आप मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, आप अपने हार्डवर्क, अपनी डेडिकेशन और अपनी सिंसियरिटी के पीछे भागिए कि मेरे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें हैं और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है यूपीएससी क्लियर करने से। तो मेरा यही रहेगा, यही मेरी मैसेज रहेगा कि आप हार्डवर्क करिए और उसी में अपना बिलीफ रखिए। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। आई होप दोस्तों आपको भी वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से मैडम ने अपनी जर्नी शेयर करी, स्ट्रेटजी के बारे में बताया, आपके लिए फाइनल मैसेज दिए क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।